हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। और बच्चे, इसी उम्मीद के साथ हम आपके पास आए हैं आज एक नई चीज़ लेकर। आज हम जो है बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, मदरसन क्लासेस की तरफ से एक टूर लेकर आए हैं। और आज हम हैं बच्चे केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य नेशनल पार्क के अंदर आज हम अवेलेबल हैं। ये जो है बच्चे राष्ट्रीय संपत्ति है। यहाँ पर अपन जो प्राइवेट जो इंसान है, बाहर के जो इंसान है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में सब आता है। बाहर के इंसान यहाँ पर अपनी इच्छा से कुछ भी काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर आप आते हो, भरतपुर के अंदर ये है बच्चों, भरतपुर में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही अलग अलग किस्म के पक्षी जंतु आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब से मैं आपको आज मिलाने लाया हूँ। इन सबको जब आप बच्चे देखोगे तो आप ये बोलोगे कि सर ये तो इंडिया के हैं ही नहीं, ये हैं बच्चे बाहर के। यानी ये जो पक्षी हैं बच्चे, हॉलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ से ये सारे पक्षी आते हैं। और यहाँ पर कुछ जो मौसम इनको सूट होता है, उस मौसम के अंदर ये यहाँ पर रुकते हैं और अपना जनन प्रक्रिया द्वारा अपनी पीढ़ी को बढ़ाकर या इनका जो खान पान है मौसम के अनुसार वो यहाँ पर लेकर और ये यहाँ से वापस अपने देश लौट जाते हैं। लेकिन आज हम आपको वही पक्षी दिखाने वाले हैं कि कौन से ऐसे पक्षी हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बच्चों। पहले तो मैं आपको पक्षी दिखा देता हूँ, फिर हम आपको इनके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ मैं इनके बारे में। एक हमारे साथ एक लेक्चरर और जुड़े हैं, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको देखो यहाँ की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए बच्चों यहाँ की खूबसूरती, ये देखिए बच्चे यहाँ की खूबसूरती। और यहाँ पर जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये देखिए बच्चे, आपको दिखाई देगा, ये देखिए कुछ आपको पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये सभी विदेशी पक्षी हैं बच्चों, इनके चहचहाने की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखिए बच्चों, अब बच्चे ये सभी पक्षी जो हैं बाहर दूसरे देशों से आते हैं और यहाँ पर अपना बच्चे खाना वगैरह सब ये यहीं पर ही कुछ एक मौसम फिक्स होता है, उस मौसम के अंदर ये आते हैं और फिर यहाँ से वापस ये अपने घर को लौट जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आओ इनकी और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको मिलवाता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो कि पिंक सिटी जो स्कूल कॉलेज है उसके जो हैं डायरेक्टर सर हैं, इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। हेलो। तो सर आप हमें ये बताइए कि ये सर जो हैं, इनकी मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जूलॉजी के प्रोफेसर हैं जो कि इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। मेरे मन में भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरी क्वेरीज भी क्लियर हो जाएं और मैं आप लोगों से भी मिल लूँ। तो यहाँ पर देखो, मेरे मन में सबसे बड़ी क्वेरी ये आई कि यहाँ पर कुछ सूखे पेड़ हैं और एक पेड़ नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। तो मेरे मन में सबसे बड़ी क्वेरी ये थी कि ये जो पेड़ हैं इनको अगर बेचा जाए यहाँ से, क्योंकि सूख गया, तो मेरे हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से तो ये पेड़ किसी काम के नहीं है। लेकिन बच्चे ये जो पेड़ हैं ये काम आते हैं, लेकिन क्या काम आते हैं ये अभी आपको सर बताएंगे। तो मैंने इनसे क्वेरी करी कि सर ये जो सूखे पेड़ अगर इनको बेच दिया जाए तो ये सूखे पेड़ अपने को कितना पैसा दे सकते हैं, लाखों रुपया अपने को ये दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट, इनको क्यों नहीं बेचती, जो पेड़ सूख गए उनको क्यों नहीं बेचती है। और भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जो अपन इन सर से क्लियर करेंगे। तो मिलिए आप सर से। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार बागड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर पिंक सिटी गर्ल्स कॉलेज सरनाचोट जयपुर। और आज हम आए हैं केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये राष्ट्रीय पार्क है। अभ्यारण्य था पहले 1971 में, 1971 में अभ्यारण्य था और इसको 1982 में इसको नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय पार्क में इसको विकसित किया गया है। अभ्यारण्य वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम अपनी मर्जी से, मानव अपने स्वयं के क्रियाकलापों द्वारा उसमें फेरबदल कर सकता है, उनको अभ्यारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय पार्क के उद्यान जो वे क्षेत्र हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं। संरक्षित वो भी हैं लेकिन अति संरक्षित क्षेत्र है, मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार की गतिविधियाँ नहीं की जाती। अभी सर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर ये जो प्लांट्स हैं कई प्रकार के डैमेज हो गए, तो इनका मतलब इनको क्यों नहीं हटाते हैं यहाँ से। तो मेरा इनका कहने का अर्थ ये है कि जो ये प्लांट्स हैं, जो डैमेज प्लांट्स हैं, सूख गए, ये एक प्रकार से इकोसिस्टम का पार्ट है, पारिस्थितिकी का पार्ट है। अगर मान लो इनको हटा देंगे, पहली बात तो ये ग्रीन मतलब राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ से किसी प्रकार का मतलब पेड़ तो क्या, एक हम पत्ता भी यहाँ से नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्लांट्स हैं, हम इनको क्या लंबे समय तक ये यहाँ रहेंगे तो इकोसिस्टम का पार्ट है कि जैसे ये डैमेज हो गए, डैमेज होने के बाद में जैसे ये कंप्लीट एक समय ऐसा आएगा लगभग 8-10 साल 20 साल बाद में कि जो
अपघटनीय पदार्थ हैं वो इनको धीरे धीरे कंप्लीट डैमेज कर देंगे। तो इनसे निकलने वाले जितने भी प्रकार के जो केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वो बरसात में मिट्टी के साथ बहकर चले जाएंगे और पानी के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो पानी का इकोसिस्टम है, जो तालाब है, तालाब में रहने वाली मछली वगैरह, उनको कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की पूर्ति हो जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसको हटाने से जो इकोसिस्टम में जो जैव रासायनिक प्रक्रम है, जिसमें नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, उन सभी चक्रों पे इनका डिफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इन जो ये पेड़ पौधे हैं, मृत पेड़ पौधे, इनको यहाँ से इस पार्क से नहीं हटाया जाता, जिसके कारण यहाँ की जो कंसंट्रेशन है, न्यूट्रिशन की जो कंसंट्रेशन है, वो हमेशा इक्वल रहती है, बरकरार रहती है। इसी प्रकार ये जो राष्ट्रीय जो पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये पक्षियों के लिए फेमस है। लगभग यहाँ 350 से भी कहीं ज़्यादा विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं और प्रजनन काल के लिए यहाँ आते हैं। केवल और केवल ये 2-3 महीनों का जो समय रहता है सर्दियों का, इस समय यहाँ आते हैं और अपनी जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है वो करते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये मूव कर देते हैं अपने, इसको माइग्रेशन कहते हैं। बाहर से जो पक्षी आते हैं, पक्षी आकर किसी स्थान पर किसी कार्य विशेष के लिए और वापस चले जाते हैं, कि बाहर से किसी का आना और एक निश्चित क्षेत्र पे, वो कहलाता प्रवासन, माइग्रेशन कहलाता है। तो माइग्रेट के दौरान यहाँ पर आते हैं कुछ माइग्रेट पक्षी हैं, उसके बाद में वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार ये पूरा का पूरा ये वाटर एरिया है, इसमें ये अंदर का जो है ये अलग सिस्टम बना था, इकोसिस्टम, इनका अलग इकोसिस्टम है, स्वयं पक्षियों का अलग इकोसिस्टम है। तो ये जितने भी सूखे प्लांट हैं वो एक प्रकार से इकोसिस्टम के पार्ट हैं और इनसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम के किसी भी पार्ट से, पारिस्थितिकी तंत्र का कोई भी घटक, अगर हम मतलब जो श्रृंखला है उसमें किसी भी घटक को, चाहे वो अपने पास उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, चाहे टॉप कंज्यूमर हो, उनको अगर हम हटाएंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें फेरबदल हो जाएगा और इस प्रकार से इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी और भी किसी भी जो जानकारी है इनके लिए आप इन सर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा सर, मेरे को एक और क्वेरी थी कि कई बार अपन देखते हैं कि ये जो सूखी लकड़ियां होती हैं इनके अंदर भी जानवर होते हैं, जैसे केंचुआ हो गया या चींटी वगैरह हो गई, इनको दीमक, इनको भोजन कहाँ से मिलता है? क्योंकि इनको क्योंकि लकड़ी सूखी है तो इनके भोजन की जो जरूरतें हैं इनकी वो कहाँ से पूरी होती है और ये उनमें जीवित कैसे रह पाते हैं? ये मेरी सबसे बड़ी सर जानने की इच्छा थी। सही बात बताई मैंने अभी भी हमने बात करी इकोसिस्टम की, पारिस्थितिकी तंत्र की। 2 प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक तो चारण पारिस्थितिकी तंत्र होता है, मतलब चारण खाद्य श्रृंखला होती है, और एक होती है अप्रद खाद्य श्रृंखला। चारण मतलब चरने से, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, जैसे एक जंगल का है, वन का, खेत का है, घास के मैदान का है, वहाँ से वो मतलब पेड़ पौधों को खा रहे हैं, उनको बाद में उनको दूसरे जो प्लांट्स जो हैं उनको दूसरे जीव खा रहे हैं, वो अलग प्रकार के। दूसरी प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है वो होती है अप्रद खाद्य श्रृंखला। अप्रद मतलब ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती है। मृत मतलब मरी हुई, जैसे लकड़ी है, मरी हुई है, सड़ी गली है, जैसे अपने जो घरों से जो निकलता कचरा वगैरह उससे स्टार्ट होती है। जैसे केचुए हैं, केचुए के साथ साथ दीमक है, ये मृत कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करती है, तो इनका अलग ही सिस्टम है। तो ये कहने का सर का जो क्वेश्चन था कि इनको जो भोजन है ना, जो लकड़ी में जो कार्बनिक जो पदार्थ हैं उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं और इनकी एक अलग ही श्रृंखला होती है। तो 2 प्रकार की, इनको फिर खाने वाले जैसे दीमक वगैरह हैं, उनको कोई छोटा पक्षी खाएगा, पक्षी को कोई बड़ा पक्षी या सांप खाएगा, और सांप को बाज खा जाएगा, उनकी अलग सिस्टम है। इसी प्रकार केचुए हैं। अभी जो केचुए हैं वो क्या करते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, लकड़ी है, कागज़ के टुकड़े हैं, थैलियाँ, प्लास्टिक के जो भी हैं, जो जैव निम्नीकरण वाले पदार्थ हैं, उनको, जो घरों से निकलने वाला कचरा है, कूड़ा करकट है वो, और हॉस्पिटल से जो निकलने वाले जो जैव निम्नीकरण पदार्थ है, रुई वगैरह, धागा वगैरह, उन सबको क्या करते हैं, खाकर डैमेज करके वो कर देते हैं और खाद बना देते हैं। इसके साथ साथ उन केंचुओं को दूसरे पक्षी खा लेते हैं। तो इस प्रकार से इन केंचुओं की, दीमक की एक अलग ही सिस्टम चलता है, अलग ही श्रृंखला चलती है, जिसको हम अप्रद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और वो इन्हीं के लिए शायद इन्हीं के लिए इनका कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है कि लंबे समय तक ये यहाँ बने रहे, जिसके कारण अप्रद खाद्य श्रृंखला भी चलती रहे और चारण खाद्य श्रृंखला भी चलती रहे। थैंक यू सर। और बताओ। अच्छा सर, अब मेरे समझ में आया। मैं ये सोचता था कि इनको भोजन कहाँ से मिलता है, लेकिन अभी एक्चुअल में सर ने अपने को क्लियर किया कि जो पेड़ होता है इनको भी भोजन के रूप में कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं और इस तरीके से उस पेड़ के थ्रू अपघटक इनको बोलते हैं, और इनके थ्रू जो है ये अपनी भोजन जो आपूर्ति है उसको पूरा करते हैं। बच्चे भोजन की जरूरत को पूरा कर पाते हैं ये। अच्छा, और एक चीज़ और मेरे दिमाग में क्लिक कर गई बच्चों कि इनको जो ऑक्सीजन मिलती है वो अगर वो उसके अंदर है तो भी इनको ऑक्सीजन वायुमंडल से मिली जाती है, भोजन लकड़ी हो गई, तो इस वजह से ये जीवित रह पाते हैं। जीवित रहने के लिए 2 ही तो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो ऑक्सीजन और एक भोजन। बस ये दोनों चीज़ें उनको उस लकड़ी में मिल जाती हैं तो इनको कोई इशू होता नहीं है। तो आज अपने को काफ़ी अच्छी चीज़ें बच्चे सीखने को मिली।
और अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो बच्चे और भी कई नई नई चीज़ों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे अपन कुछ और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।